हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम करने वाले हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी हुई पोएम कुबला खान। वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज और ए विजन इन ए ड्रीम, ए फ्रेगमेंट। तो इसका जो सब टाइटल है ए विजन इन ए ड्रीम, ए फ्रेगमेंट, इससे हमें पता लगता है कि ये जो पोइम है कंप्लीट नहीं है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि हिस्सा, एक टुकड़ा, और ये ड्रीम विज़न है। तो कहा जाता है कि सैमुअल ये टेलर कॉलरिज जो है एक बुक पढ़ रहे थे, परचाज हिल हिज पिलग्रिमेज। तो इस बुक के अंदर उन्होंने मंगोल के जो एक सम्राट हैं कुबला खान, उनके बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक ऑर्डर दिया था एक महल बनाने का। तो उस महल के बारे में उस बुक के अंदर पढ़ रहे थे, तो वो पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई। नींद आने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने इस पोइम को लिखना शुरू कर दिया। नींद में उन्होंने कोई सपना देखा होगा, जो बुक में पढ़ा उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से उसको इमेजिन किया कि किस तरह का वो महल होगा, जो प्लेजर डोम जिसको नाम दिया गया था, कि किस तरह का प्लेजर डोम उन्होंने मंगोल का जो रूलर है ये कुबला खान, इसने ऑर्डर किया होगा। तो वो जो ड्रीम में उसने देखा कॉलरिज ने, वो तुरंत ही वो लिखने बैठ गए फटाफट। और जितना कुछ उनको ड्रीम का याद रहा, सपना जो याद रहा, उतना ही उन्होंने इस पोइम को लिख दिया। जैसे जैसे उनको सपना याद आता गया वैसे वैसे वो लिखते गए। और सपने आपको पता ही है कितने अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जब हम सपने लेते हैं तो उसमें दृश्य बदलते रहते हैं, और एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब एकदम अव्यवस्थित सी चीज़ होती है सपना। तो उसी हिसाब से ये जो पोइम है ये भी अव्यवस्थित है, एकदम इनऑर्गेनाइज्ड है, सीन बदलते रहते हैं बार बार। तो इस पोइम को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए पढ़ना है, इससे कोई मैसेज या इससे कोई स्टोरी या इस तरह की चीज़ हमें नहीं प्राप्त करनी है। कुछ कुछ है नहीं ऐसा, बस एक ड्रीम विज़न है। तो इस पोइम की जो खासियत ये है कि जिस तरह की लैंग्वेज लिखी है और लैंग्वेज से जिस तरह का दृश्य उभर के सामने आता है, वर्ड्स के थ्रू जो पिक्चर क्रिएट की है, जो साउंड्स क्रिएट की हैं, वो इसकी रिमार्केबल फीचर है। तो काफ़ी फेमस पोइम है ये इंग्लिश लिटरेचर में, हालांकि फ्रेगमेंट है। तो हम इसकी अब स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन जेनेडू, पहला स्टेंजा ये यहाँ से शुरू होता है। इन जेनेडू डिड कुबला खान ए स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। तो जेनेडू वो जगह है जहाँ पे कुबला खान ने एक प्लेजर डोम बनाने की आज्ञा दी है। ए प्लेस वेयर नेचर इज विदाउट सिविलाइजेशन, ये इस एक ऐसे प्लेस को रिप्रेजेंट करता है जेनेडू, जहाँ पे अभी तक सिविलाइजेशन शुरू नहीं हुई है, मानव सभ्यता शुरू नहीं हुई है। यानी जेनेडू एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान के कदम अभी तक नहीं पड़े हैं, एकदम प्योर जगह है, वो एकदम नेचुरल प्लेस है, इंसान का कोई भी दखल नहीं है वहाँ पे। तो उस जगह को नाम जेनेडो दिया गया है, लेकिन ये उस जगह को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसी जगह को रिप्रेजेंट करती है जो अनस्पॉइल्ड है मैन के द्वारा अभी तक। ओके, इन जेनेडू डिड कुबला खान स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। अब डिक्री का मतलब होता है आज्ञा देना। यहाँ पे एलिट्रेशन है डोम डिक्री का, और डिक्री का मतलब यहाँ पे है ऑर्डर देना। तो जेनेडू के अंदर कुबला खान ने एक स्टेटली प्लेजर डोम बनाने की आज्ञा दी, आदेश दिया। प्लेजर डोम एक ऐसा भवन जिसमें अंदर आनंद ही आनंद हो, यानी जहाँ महाराज ऐसी टाइम में जाए जब उनका मनोरंजन करने का इच्छा हो, या जब आनंददायक समय बिताने का मन हो, तो ऐसी जगह उनको चाहिए। तो उसको उस जगह का नाम उन्होंने रखा एक प्लेजर डोम। प्लेजर डोम बनाया जाए जहाँ महाराज आनंद के क्षण व्यतीत कर सके। तो वो उस जगह का नाम जेनेडू था। वहाँ पे कुबला खान ने एक स्टेटली शानदार प्लेजर डोम बनाने की आज्ञा दी। तो ये जो सेंटेंस आप देखोगे इसमें इन्वर्जन है, ये इसमें डिड है और कुबला खान स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। तो ये जो वर्ड ऑर्डर है इसमें एकदम एक्यूरेट नहीं है ग्रामेटिकली। तो जब वर्ड ऑर्डर चेंज कर दी जाते हैं तो हम उस लिटरेरी डिवाइस को क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। इन जेनेडू डिड कुबला खान, तो डिड जो है वो वैसे तो क्वेश्चन वाले या नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, यहाँ पे इसने एक नॉर्मल सेंटेंस में डिड का यूज़ कर लिया है।
और डिक्री जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो ये इन्वर्जन का रूप है। आप ध्यान रखने का कि पहली ही लाइन में डी इन्वर्जन का यूज़ किया गया है। अब आगे चलते हैं अपने। वेयर आल्फ द सेक्रेड रिवर रैन थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। अब जहाँ पर रिवर आल्फ बहती है, जेनेडू के अंदर उसने आज्ञा दी कि प्लेजर डोम बनाया जाए। वहाँ पर एक रिवर आल्फ बहती है, एक इमेजिनरी रिवर है, ये कोई रियल रिवर नहीं है, और उसको सेक्रेड रिवर माना जाता है, पवित्र नदी है वो जो वहाँ बहती है। रैन यानी बहती है। थ्रू कैवर्न्स, घाटियों के अंदर से, कैवर्न होते हैं गहरी गहरी घाटियाँ, वहाँ से वो बहती है। यानी जब आल्फ रिवर के रास्ते में कैवर्न्स आते हैं बड़े गहरे गहरे, और वो कैवर्न्स इतने गहरे हैं कि उनको कोई नाप नहीं सकता। मेजरलेस टू मैन, एलिट्रेशन की क्वालिटी देखिए आप, एम की साउंड है, मैं की, मेजरलेस टू मैन, यानी इंसान के लिए नाप लेना उनको बहुत ही कठिन है। यानी बहुत ही गहरे गहरे कैवर्न्स हैं, खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं। वो रिवर वहाँ से बहती है डाउन टू ए सनलेस सी, और वो एक ऐसे सी के अंदर जा कर के मिल जाती है लास्ट में जो सनलेस है। सनलेस का मतलब है इतना गहरा है कि वहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं है। रैन का देख लेते हैं, यहाँ पर्सोनिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेक्रेड रिवर रैन। तो फ्लो की बजाय रैन का यूज़ किया है, तो रैन से एक तरह से ये पर्सोनिफिकेशन हो गया रिवर का, क्योंकि ये भागता आदमी है, वैसे रिवर नहीं भागती है। आगे अपना सनलेस सी की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी आप एलिट्रेशन नोट कर सकते हो। और सनलेस सी का एक और देखो आप कितना अच्छा तरीका है ये बताने का कि समुद्र बहुत गहरा है। एक तो हम सिंपली कह देते हैं कि वेरी डीप ओशन, इन ए वेरी डीप ओशन, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सनलेस सी, तो एलिट्रेशन भी हो गया और साथ में एक हमारे दिमाग में बात उभरती हुई है कि इतना गहरा समुद्र कि जहाँ सूर्य की किरणें ही ना पहुँचती हों। तो वो जो आल्फ रिवर है इतनी गहराई में जा कर के गिरती है समुद्र के, इतने गहरे समुद्र में जा कर के गिरती है जो सनलेस है, यानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है। ओके, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टॉवर्स वर गर्डल्ड राउंड। अब इसमें देखिए आप कि जगह कितनी ली उन्होंने, ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। अब जब उसने आज्ञा दे दी बनाने की कुबला खान ने जेनेडो के अंदर जहाँ आल्फ रिवर बहती है, तो वहाँ पर फिर 5 मील की दुगनी, ट्वाइस 5 miles यानी 10 मील की जो जगह है, जो उपजाऊ जमीन है, उसको वॉल्स और टावर्स के साथ बाउंड्री की गई, गर्डर राउंड किया गया। यानी ये जगह चुन ली गई 10 मील की ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन। अब उसके चारों ओर वॉल बनाई गई, दीवारें बनाई गई, और टावर्स यानी मीनारें खड़ी की गई। गर्डल राउंड का मतलब है एन सर्कल कर दिया, चारों तरफ से चार दीवारी बना दी। अब यहाँ पर देखिए ट्वाइस 5 miles का है, तो सीधा सीधा 10 माइल भी तो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा सो ट्वाइस 5 miles, यानी 5 मील का दुगना। तो ऐसी इस तरह की जब कोई बात सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कही जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं पेरीफेरी या सरकमफ्रेंस, सरकमलोक्यूशन। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है सरकमलोक्यूशन, इसको पेरीफेरी भी कहते हैं, कि जब बात को हम सीधा सीधा ना बोल करके घुमा के कहते हैं। ओके, तो 10 मील की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा किया गया, उसके चार दीवारी की गई। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिन्यूअस रिल्स, और उस ज़मीन में ब्राइट गार्डन्स थे। गार्डन ब्राइट का मतलब है गार्डन्स बहुत ही सुंदर थे, और उसके अंदर उस 10 मील की जो जगह थी वहाँ पे सिनुअस रिल्स थी। सिनुअस का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, घुमावदार, हैविंग मैनी कर्व्स एंड टर्न्स, और रिल्स होती हैं छोटी छोटी नदियाँ। तो वहाँ पे गार्डन थे ब्राइट ब्राइट, और उनके अंदर छोटी छोटी कर्व वाली नदियाँ थी। तो आपके सामने एक चित्र उभर के सामने आ रहा होगा कि कितना सुंदर वो जगह रही होगी, कितनी हरी भरी हरियाली जगह रही, हरियाली से आच्छादित वो जगह रही होगी। और ये जो नदियां हैं जो कर्व्स के साथ बहती हैं वहाँ पे, तो हमारे सामने एक बड़ा ही मनोरम दृश्य सामने आ जाता है। यही इस पोइम की खास बात है, क्योंकि ये सैमुअल टेलर कोलरिज रोमांटिक पोइट थे, और रोमांटिक पोइट इसी बात के लिए फेमस थे कि वो इमेजरी बड़े शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, प्रस्तुत करते थे अपने हमारे सामने, आंखों के सामने वो सारा दृश्य, सारी साउंड, सारी जो सुगंध है, हर चीज़ वो हमारे सामने एकदम एग्जैक्ट प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये रोमांटिक पोइट्स की खास बात थी।
वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री। अब उसी जगह की और ख़ास बात एक और है कि वहाँ पे उस जगह पे इंसेंस बेयरिंग ट्री जो थे वो ब्लॉसम करते थे, यानी ऐसे पेड़ थे जिनमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी। इंसेंस का मतलब खुशबू, बेयरिंग मतलब धारण करना, यानी ऐसे पेड़ जो धारण करते थे बहुत अच्छी खुशबू, और वो ब्लॉसम करते थे, वहाँ पे खिलते थे, यानी वहाँ पे उस जगह पे बहुत ही सुंदर खुशबू देने वाले पेड़ थे। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और जंगल तो इतने पुराने थे उस जगह पे जितनी ही पुरानी ये हिल्स थी वहाँ की। पहाड़ियाँ बहुत पुरानी होती हैं हमें पता है, तो एलिट्रेशन सॉरी यहाँ सिमिली का यूज़ किया गया है एज द हिल्स, कि पहाड़ों जैसी पुरानी वहाँ पे जंगल थे। ओके, यहाँ पे सिमिली है, आपको नोट रखना है ये। एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और वो जो हिल्स थी वो एनफोल्ड कर रही थी, वो बाउंड्री बना रही थी सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी को, यानी उस जगह पे बीच बीच में सनी स्पॉट्स भी थे ग्रीनरी के, यानी पेड़ भी थे, फॉरेस्ट भी थे, नदियाँ भी थी, और ऐसी जगह भी थी जहाँ पर धूप पड़ती थी सीधी, यानी चारों तरफ पेड़, बीच में धूप के लिए खाली जगह। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह की वो जगह रही होगी। वहाँ पे धूप के लिए भी सनी स्पॉट्स भी थे ग्रीनरी के अंदर। ओके, अब आते सेकंड स्टेंजा के अंदर। बट ओ दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a southern cover। अब ये जो पॉइंट है जगह चेंज करता है, दूसरी जगह पे हमें लेके चलता है। एक डीप रोमांटिक कैज़म है, डीप का मतलब है बहुत ही गहरा, और रोमांटिक का मतलब होता है जो हमारी कल्पना में होता है वैसा, जिसकी हम कल्पना ही करते हैं। ओके, मिस्टीरियस इनएक्सेसिबल, तो जो हमारी कल्पना में रहता है, जो बड़ा ही रहस्यमय होता है। तो ये जो कैज़म है, ये जो कैज़म होते हैं क्रैक्स इन द माउंटेन द ओरिजिन ऑफ फाउंटेन, तो पहाड़ों के अंदर जो क्रैक होते हैं, जो बड़ी बड़ी दरारें होती हैं जहाँ से पानी निकल के आता है, फाउंटेन होते हैं जो झरने निकलते हैं जहाँ से, उस चीज़ को हम कैज़म कहते हैं। तो वहाँ पे एक जगह पे हमें लेके चलता है, एक डीप रोमांटिक कैज़म है, एक बहुत ही गहरा वो जो दरार है वो, और वो बड़ी ही डीप है, रोमांटिक है। रोमांटिक का मतलब मिस्टीरियस है, इनएक्सेसिबल है आम लोगों के लिए, और कैज़म है वो दरार जहाँ से पानी निकलता है बहुत ज़ोर से। विच स्लैंटेड डाउन, स्लैंटेड का मतलब है स्लोप करता हुआ, लीनिंग यानी झुकता हुआ, स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल। अब वो जो कैज़म है उसकी ढलान जो है वो ग्रीन हिल की तरफ है। अथॉर्ट ए सैडर्न कवर, अथॉर्ट का मतलब होता है अक्रॉस, साइड टू साइड। अब वो जो कैज़म है वो जो उसकी ढलान है, उसकी ढलान के दोनों तरफ सैडर्न कवर है। सैडर्न ट्री का नाम है, एक ट्री है वो पहाड़, एक पहाड़ पे सैडर्न के पेड़ ही पेड़ उगे हुए हैं, और उन पेड़ों के बीच में से ये कैज़म निकलता है। कैज़म का मतलब है इस कैज़म से फाउंटेन निकलता है, फाउंटेन से बड़ी ही तेज़ी से पानी निकलता है, वो आगे आएगा अभी। ओके, तो ये एक नई जगह की ओर लेके गया हमें। वो जगह जो पिछले स्टेंजा में हमने पढ़ी थी वो एक बार आप छोड़ दीजिए, एक नई जगह है। यहाँ से रिवर अल्फ का उद्गम होता है, ये वो जगह है। तो रिवर अल्फ का उद्गम होता है एक ऐसे रोमांटिक कैज़म से जो पहाड़ी के अंदर झुका हुआ है थोड़ा सा, और उसके दोनों तरफ सैडर्न कवर है, यानी सैडर्न ट्री के पेड़ ही पेड़ हैं। ये सैविज प्लेस, और वो जो पैलेस है वो एक सैविज प्लेस है। सैवेज का मतलब होता है वाइल्ड, जंगली, जहाँ पर अभी तक कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ है, जहाँ पे इंसानों का दखल नहीं हुआ है, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एकदम सैवेज है ये। एज होली एंड एनचेंटेड, तो वो होली और इंचेंटेड भी हो जाता है, जहाँ पर अभी तक इंसान का दखल नहीं हुआ है तो उसको हम होली भी मान लेते हैं, और एनचेंटेड यानी रहस्यमय भी मान लेते हैं, आकर्षक भी मान लेते हैं। As ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover। अब देखिए एक नई तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है कि एक ऐसा होली और एन्चेंटेड प्लेस है जैसे कि वहाँ पे वेनिंग मून के नीचे, वेनिंग मून का मतलब होता है घटता हुआ चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो उसकी कई कलाएं होती हैं, कभी चंद्रमा बढ़ता है, कभी चंद्रमा घटता है। तो ये घटता हुआ चंद्रमा है, वेनिंग, कम होता हुआ। वॉज हॉन्टेड बाय वुमन, और वहाँ पे एक औरत है
जो वेल कर रही है, जो रो रही है, विलाप कर रही है अपने डीमन लवर के लिए, अपने राक्षसी प्रेमी के लिए। यानी ये जो वुमन है ये भी एक डीमन ही होगी फिर, यानी कोई प्रेतात्मा होगी, और वो अपने प्रेत आत्मा रूपी प्रेमी के लिए, अपने पैशाचिक प्रेमी के लिए वेल कर रही है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोइम है ये ड्रीम है, एक ड्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ड्रीम हमारे बड़े ही अव्यवस्थित से होते हैं, कभी कोई तस्वीर आ जाती है हमारे दिमाग में, कभी कोई तस्वीर आ जाती है। तो पहले जब कुबला खान ने जो ऑर्डर किया था जगह प्लेजर डोम का, उसका वर्णन था, बीच में ही ये हमारे को एक नई जगह पे ले आया है जहाँ से रिवर आल्फ उद्गम होती है। तो वो जगह भी बड़ी ही रहस्यमयी है, और वहाँ पे पोइम ने चित्रण किया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक औरत जो है रो रही है अपने प्रेमी के लिए, और वो औरत जो है वो आम इंसान नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है, भूतनी कह सकते हो आप उसकी, उस जैसी औरत है वो। और वो चंद्रमा के नीचे बैठ के रो रही है, वहाँ से याल्फ रिवर निकलती है। एंड फ्रॉम दिस कैज़म, अब वापस कैज़म की बात करते हैं। ये जो कैज़म है जहाँ से वो फाउंटेन निकलता है, आल्फ रिवर शुरू होती है, विद सीज लेस टर्मोइल सीलिंग। टर्मोइल का मतलब डिस्टरबेंस, रेजिस्टेंस, सीजलेस का मतलब बिना रुके। तो इस कैज़म से बिना रुके डिस्टरबेंस होती है। डिस्टरबेंस का मतलब धमाके होते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आती रहती हैं। और सीदिंग का मतलब यहाँ पे एंग्री, सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, तो एक मतलब जैसे गुस्सा दिखाई देता है उस नदी के अंदर। एज इफ द अर्थ इज फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग। तो इस तरह से वहाँ पे शोर शराबा होता रहता है, इस तरह से वहाँ पे डिस्टरबेंस होती रहती है, टर्मोइल होते रहते हैं बिना रुके। ऐसा लगता है कि धरती जो है वो गहरे गहरे सांस ले रही है। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग। तो ऐसा लगता है कि जो धरती है वो पैंट कर रही है, पैंट का मतलब हाँफ रही है, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, तेजी से सांस लेना। ओके, तो यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, यहाँ पे अर्थ का पर्सोनिफाई किया है, क्योंकि इंसान सांस लेते हैं, धरती सांस नहीं लेती है, परंतु वहाँ से उस फाउंटेन से इस तरह से डिस्टरबेंस होती है, इस तरह से शोर शराबे होते हैं, इस तरह से उसके अंदर से ज़ोर से पानी निकलता है, ऐसा लगता है कि धरती जो है वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। ए माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, और वहाँ से एक माइटी फाउंटेन निकलता है। माइटी का मतलब शक्तिशाली, और फाउंटेन का मतलब झरना। उस कैज़म से, उस क्रैक से, उस छिद्र से मोमेंटली मतलब समय समय पर बड़ी ही जोर से एक फाउंटेन निकलता है। अमिड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेंट बर्स्ट, और अमिड मतलब मध्य में, उसके बीच में, किसके बीच में, स्विफ्ट हाफ्ट इंटरमिटेंट बर्स्ट, जो बीच बीच में से बर्स्ट करता है, वो मतलब रुक रुक के पानी का झरना जो है वो उसमें से फूटता है, बड़ी तेजी से फूटता है। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वोल्टेड लाइक रीबाउंडिंग हेल। तो बड़े बड़े जो फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट का मतलब कण, छोटे छोटे कण, इससे वोल्टेड लाइक रीबाउंडिंग हेल, तो वहाँ से पत्थर जो हैं वो निकलते हैं। वोल्ट का मतलब होता है कूदना, जंप करना। रीबाउंडिंग का मतलब होता है बाउंस करना, रीबाउंडिंग हेल। तो जब उसमें से बर्स्ट होता है कैज़म में से, तो बर्स्ट होने से पानी तो निकलता ही निकलता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी निकलते हैं। ओके, ये जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये हेल की तरह रीबाउंड करते हैं। जैसे जब कभी हेल पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, तो ओले जो है ज़मीन पर गिर के बाउंस करते हैं, रीबाउंड करते हैं। उसी तरह से उस फाउंटेन से जब पानी निकलता है तो पानी के साथ साथ पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं, और वो पत्थर के टुकड़े इसी तरह से बाउंस करते हैं जैसे बरसात में ओले बाउंस करते हैं। ओके, और चैफी ग्रेन, यहाँ पे सिमिली देखो आप, लाइक रिबाउंडिंग हेल। तो वो जो फ्रेगमेंट्स हैं, ह्यूज फ्रेगमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े जो फ्रेगमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो कण हैं, वो इस तरह से कूदते हैं जैसे कि बरसात में ओले गिरते हैं, या फिर इस तरह से कूदते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है, चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, या फिर जो थ्रेशर होता है, थ्रेशर उस आदमी को कहते हैं जो फसल से दाने निकालता है, फसल से अन्न को अलग करता है। तो पुराने ज़माने में थ्रेशर जो लोग थे वो एक फ्लेल, उनके पास एक हथियार होता था, एक बड़ा सा हथौड़े नुमा हथियार होता था, वो उसको मारते थे ज़मीन पर, फसल को रख करके, पकी हुई फसल को रख करके उसके ऊपर ज़ोर से प्रहार करते थे। प्रहार करते ही फसल के जो दाने थे वो उछल करके एकदम अलग हो जाते थे।
तो जिस तरह से थ्रेशर जो है अपने फ्लेल से दानों को अलग करता है, चैफी ग्रेन वो होता है जिसके ऊपर छिलका लगा होता है, तो चैफी ग्रेन को जिस तरह से अलग करता है, उसी तरीके से वो जो ह्यूज फ्रेगमेंट्स हैं वो उससे अलग हो रहे थे। पानी से जब साथ निकलते थे तो वो पत्थर के जो टुकड़े हैं वो अलग अलग गिरते थे। तो ये दो सिमिली यहाँ पे दी हैं, रीबाउंडिंग हेल की और थ्रेशर्स फ्लेल की, जो चैफी ग्रेन को अलग करता है वो। ओके and mid these dancing rocks at once and ever it flung up momentarily the sacred river। और मिड दीज डेंसिंग रॉक्स, अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जो फाउंटेन के साथ पत्थर के टुकड़े निकलते हैं उसको डेंसिंग रॉक बोला है। तो इन डेंसिंग रॉक्स के बीच में एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। तो ये जो टुकड़े हैं ये मोमेंटली मतलब कभी कभी यदा कदा फ्लंग अप करते हैं सेक्रेड रिवर के अंदर। तो सेक्रेड रिवर जो है, आल्फ की जो बात हो रही थी वो यहाँ से निकलती है और ये उस रिवर को फ्लंग अप कर देते हैं, यानी उसके अंदर गिरते हैं बार बार। 5 miles meandering with a mazy motion थ्रू वुड्स एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन। अब वो जो आल्फ रिवर है वहाँ से शुरू होकर के 5 मील तक मिएंडरिंग विद मेजी मोशन, मिएंडरिंग का मतलब होता है मुड़ना, मेजी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड और डिजी, यानी ये जो रिवर की जो गति है, ये रिवर की जो कोर्स है, रिवर की जो रास्ता है काफ़ी मेजी है, यानी घूमती फिरती जाती है, एकदम सीधी नहीं जाती है, मुड़ती मुड़ती इधर उधर, ऐसा लगता है कि रिवर खुद ही कंफ्यूज है, इतनी मुड़ती है घूमती है। थ्रू वुड्स एंड डेल, बीच में वुड्स भी आते हैं, जंगल भी आते हैं और डेल भी आती हैं। डेल का मतलब फील्ड्स आते हैं। ओके, द सेक्रेड रिवर रेन, तो वो जो आल्फ रिवर है वहाँ से बहती है। देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, अब ये दोबारा वही लाइन आ गई है कि ऐसे कैवर्न्स में, ऐसी खाइयों में चली जाती है जहाँ पे जिसको नापना आदमी के बस की बात नहीं है, ऐसे खाइयों में चली जाती है। एंड सैंक इन टमल्ट टू ए लाइफलेस ओशन, तो ये बात भी पहले आ गई थी कि वो शोर करती हुई, टमल्ट करती हुई एक ऐसे ओशन के अंदर मिल जाती है जो लाइफलेस है, यानी सनलेस बोला था पहले, अब लाइफलेस बोला है, यानी वो इतना गहरा है कि वहाँ पे कोई लाइफ है ही नहीं। एंड मिड दीज टमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग वॉर। और इसी शोरगुल के अंदर जब आल्फ रिवर ओशन के अंदर मिलती है और शोर करती है, तो उस शोर के अंदर ही कुबला सुनता है अपने एंसेस्ट्रल वॉइस, अपने पूर्वजों की आवाज़ को सुनता है। और वो जो पूर्वजों की आवाज़ है वो क्या कह रही है, भविष्यवाणी कर रही है, प्रोफेसाइज कर रही है वॉर को, युद्ध को। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है कि कुबला खान ने प्लेजर हाउस बनाने की आज्ञा तो दे दी, परंतु उसको उस प्लेजर के अंदर संलिप्त नहीं हो जाना है, एकदम उसके अंदर डूब नहीं जाना है, क्योंकि उनके परिवार की लेगेसी रही है कि उनको युद्ध करने होते हैं। तो वो जो एंसेस्टर है उसकी अंतरात्मा को पुकारते हैं कि तुम्हें यहाँ इस प्लेजर के अंदर एकदम लीन नहीं हो जाना है, तुम्हारा काम युद्ध करना भी है, युद्ध करना बिल्कुल मत भूल जाना। तो युद्ध आगे इमिनेंट है, युद्ध तो होने ही होने हैं, लग्जरियस लाइफ को तुम्हें छोड़ देना है, इसका मतलब ये हम निकाल सकते हैं। ओके, आगे, द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। अब फिर सीन चेंज होता है, अब फिर प्लेजर डोम पे आते हैं। पिछले स्टेंजा के अंदर हमारा फोकस आल्फ रिवर पे था, किस तरह से ओरिजिनेट होती है और किस तरह से घूमती घूमती जाती है ओशन के अंदर, और जहाँ वो अपने एंसेस्टर की आवाज़ सुनता है। अब फिर प्लेजर डोम पे आते हैं कि जो शेडो है प्लेजर डोम की जो छाया है वो फ्लोट करती है, तैरती है मिडवे ऑन द वेव्स, वेव्स के ऊपर तैरती है। तो इसका एक मतलब ये भी है कि ये सारी चीज़ें जो है क्षणिक हैं। ये जो शेडो जो तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब ये प्लेजर डोम जो है ये क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं प्लेजर वाली, लाइफ में प्लेजर जो है वो परमानेंट नहीं है। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर, मिंगल्ड मेजर का मतलब है डिफरेंट साउंड्स ऑफ रिवर। तो जहाँ पे उस प्लेजर डोम के आसपास जो रिवर की जो साउंड है, मिंगल्ड मेजर बोला गया उसको, एलिटेशन आप नोट कर सकते हो। वहाँ पे उस अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती है रिवर की।
फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स it was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. From the fountain and the caves. फाउंटेन और केव्स से मिंगल्ड मेजर सुनाई देते हैं। तो नदी की भी आवाज़ है इसके अंदर फाउंटेन की भी है और केव्स की भी है। ओके, इट वॉज ए मिराकल ऑफ रेयर डिवाइस। अब ये जो प्लेजर डोम था ये एक मिराकल था, एक चमत्कारिक चीज़ थी। ए सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस। तो इसके अंदर आप देखो ऑक्सीमोरॉन भी आप नोट कर सकते हो। प्लेजर डोम सनी था, ये जो प्लेजर डोम है सनी जगह पे बनाया गया था, ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप आती है, लेकिन इसके अंदर जो केव्स हैं वो आइस की बनी हुई हैं, यानी आइस की गुफाएं बनी हुई हैं। तो अब देखिए आप कि ये कैसे रह पाएगा धूप के अंदर, बर्फ़ की बनी हुई गुफाएं हैं वो कैसे सस्टेन करेंगी। तो ये अपने आप में एक रेयर डिवाइस है, मिराकल ही है, ये एक चमत्कारिक चीज़ ही है, रहने वाली भी नहीं है ये। ओके, तो द प्लेजर डोम लैक्स स्टेबिलिटी बिकॉज केव्स ऑफ आइस कैन नॉट सस्टेन देमसेल्व्स इन सन। तो प्लेजर डोम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता है कभी भी, ये चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विरोधाभासी चीज़ें हैं, सनी है और आइस की केव्स हैं। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये चीज़ जो है रहने वाली नहीं है। तो इसको आप किसी भी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि ये तो कॉलरिज का एक ड्रीम था। हर आदमी इसको अपने अपने हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है। ए डैमसल विद ए डलसीमर, अब फिर चेंज होता है, स्टेंजा नंबर 4 आता है, यहाँ पे फिर सीन चेंज होता है। अब आता है एक औरत के ऊपर, एक डैमसल है, एक औरत है, डैमसल औरत को कहते हैं। डलसीमर पकड़ रखा उसने, डलसीमर एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल वीणा के जैसा। इन ए विजन वंस आई सो, मैंने सपने में एक बार देखा, इट वॉज एन अबीसीनियन मेड, ये एक अबीसीनियन मेड थी, एंड ऑन हर डलसीमर सी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, और वो माउंट अबोरा के बारे में कुछ गा रही थी। अब ये जो डैमसल है ये अबीसीनिया की है, इथियोपिया की है, और ये अपने डलसीमर पे माउंट अबोरा के बारे में कुछ गा रही है। माउंट अबोरा हो सकता है कि वहाँ इथियोपिया में कोई पर्वत हो, तो उसके बारे में कुछ गा रही है। तो ये एक एकदम मतलब अव्यवस्थित सी चीज़ है, एकदम वेग चीज़ है, अस्पष्ट है, लेकिन ड्रीम में ऐसा ही होता है। अब फिर से सीन चेंज हो जाता है, एक औरत का वर्णन करने लग जाते हैं वो, कि एक डैमसल है, उसने डलसीमर पकड़ रखा है और वो अबिसिनिया की है और अपना गाना गा रही है, उसमें माउंट अबोरा के बारे में गा रही है, शायद उसको घर की याद आ रही हो। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, तो जो कुछ वो गा रही है अगर मैं उसको याद कर पाऊँ ढंग से, वापस मेरे को दिमाग में याद आ जाए, यानी मैंने जो कुछ सुना था उसकी सिम्फनी और उसका सॉन्ग, उसका म्यूज़िक और उसका गीत, टू सच ए डीप डिलाइट इट वुड विन मी, तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा खुशी पैदा हो जाएगी, दैट म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग इट वुड बिल्ड दैट आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, कि अगर उस म्यूज़िक को मैं याद कर लूँ अभी, अगर वो म्यूज़िक पूरा मुझे वापस पता लग जाए जो ड्रीम में मैंने सुना था, तो मैं वैसा डोम एयर में ही खड़ा कर दूंगा। जैसा डोम कुबला खान बनाने की सोच रहा है ना, वैसा डोम तो मैं एयर में ही खड़ा कर दूँ म्यूज़िक की सहायता से। देखो एकदम शिफ्ट हो गया, एकदम चेंज हो गया आइडिया। अब ये अपनी उस प्लेजर डोम का वर्णन करने के बाद ये कहता है कि वैसा डोम तो मैं म्यूजिक से ही कर सकता हूँ, अगर उस डलसीमर और उस डैमसल का म्यूजिक मुझे याद आ जाए। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस, वो सनी डोम, वो बर्फ की गुफाएं, एंड ऑल वो हर्ड शुड सी देम देयर, एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, वो जो सारी सनी डोम था, वो जो केव्स ऑफ आइस सी, एंड ऑल वो हर्ड शुड सी देम देयर, और जो कोई भी मेरा ये म्यूजिक सुनेगा वो शुड सी देम देयर, तो उनको भी वो देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? और तब देखने के बाद वो सारे बोलेंगे, शुड क्राई करेंगे, बिवेयर बिवेयर, सावधान सावधान, हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग हेयर वीव ए सर्कल राउंड हिम थ्राइस। तो जब मैं उसका म्यूजिक मेरे को जब अच्छे से याद आ जाएगा, तो मैं ऐसा प्लेजर डोम जब हवा में खड़ा कर दूंगा, तो लोग मुझे देख करके बोलेंगे कि बिवेयर बिवेयर, सावधान हो जाओ। यानी मैं जो ऐसा आदमी बन जाऊंगा कि मेरी जो आंखें वो चमकने लगेंगी, मेरे जो हेयर हैं वो हवा में तैरने लगेंगे, हिज फ्लोटिंग एयर हिज फ्लैशिंग आइज, लोग कहेंगे ये देख करके कि इससे सावधान हो जाओ। वी वे सर्किल राउंड हिम थ्राइस, उसके चारों ओर 3 चक्कर लगाओ, यानी मैं एक पवित्र आत्मा बन जाऊंगा और लोग कहेंगे कि मेरे मेरे
चारों ओर चक्कर लगाओ। एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, और अपनी आंखें बंद कर लो। होली ड्रेड यानी एक पवित्र भय के साथ अपनी आंखें बंद कर लो। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, क्योंकि वो यानी ये जो ही जो है ये पॉइंट के लिए आया खुद के लिए, कि जब मैं इतना काबिल हो जाऊंगा प्लेजर डोम बनाने के तो लोग कहेंगे कि ये जो आदमी है ये हनी ड्यू पे फेड हुआ है, यानी इसने हनी पिया है। हनी का मतलब यहाँ पे है कि इसको एक होली इंस्पिरेशन मिली है, इसको एक दैवीय प्रेरणा मिल गई है, इसलिए हनी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। हनी एक सिंबल है एक दैवीय प्रेरणा का। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने पैराडाइज का मिल्क पिया है। तो ये हमारी पोइम थी। इसमें अगर आपने देखा होगा कि कोई एक सेंट्रल आइडिया नहीं है, बस जो प्राकृतिक दृश्यों का विवरण है वो इतना अच्छे से किया गया है, और शिफ्ट ऑफ सीन्स हैं वो भी बार बार होते रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये जो पोइम है एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको पढ़ना एक बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस हमें देता है ये। तो इसलिए ये पोइम जो है लिटरेचर के अंदर काफ़ी फेमस है। तो आप 2-3 बार इसको और स्टडी कीजिएगा। अपने लेवल पे भी आप इसको पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है या कोई और टीचर आपको बताए वो ही सही हो। इसका एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से भी हम किया जा सकता है, क्योंकि ड्रीम विज़न है। ड्रीम के अंदर आदमी कुछ भी देख सकता है, कुछ भी वर्णन कर सकता है। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोइम। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और कमेंट्स प्लीज़ टेल मी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।